आज से लगभग 9000 साल पहले आज के पाकिस्तान में पुरातन सभ्यताओं में से एक सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। चूंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। चूंकि सबसे पहले हड़प्पा में इसकी खोज की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जब बाकी की सभ्यता अंधकार में थी, तब इन्होंने वाटर सप्लाई सिस्टम, 2 मंजिली इमारतें और बड़े बड़े स्नानगृह बनवाए थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हें कभी भी लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन 1300 बीसी में पूरी सिंधु सभ्यता अचानक से गायब हो गई और पीछे छोड़ गई पत्थर और आग के कारण हुआ विनाश। यह मानो वैसे ही था जैसे कोई बहुत भयानक विस्फोट। पूरा एरिया रेडिएशन के कारण दूषित हो गया और रास्तों पर अवशेष इस तरह से बिखरे पड़े थे जैसे मौत मानो कहीं से टपक पड़ी हो। पुरानी भारतीय संस्कृति से जुड़े वेद और पुराण ऐसे ब्रह्मास्त्रों का वर्णन करते हैं जो हजारों सूरज जितनी गर्मी पैदा करते हैं और संपूर्ण मानवजाति को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता ठीक वैसे ही नष्ट हुई जैसे मानो उन पर कोई एटम बम गिरा हो। क्या वो सचमुच में किसी न्यूक्लियर वॉर का शिकार हुए थे? चलो एक अनुमान लगाते हैं कि असल में क्या हुआ होगा। आज से 200 साल पहले चार्ल्स मेसन ने उस वक्त के पंजाब और आज के पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उसने पुरानी सभ्यता की खोजबीन की, जिसे बाद में हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया, जो कि पुराने सिंधु संस्कृति की राजधानी थी। शहर लगभग 2600 बीसी में बसाया गया था, लेकिन और अधिक खोज करने पर पता चला कि शहर 7000 बीसी में भी वहां पर था। सभ्यता पूरे सिंधु नदी के इर्दगिर्द मौजूद थी और लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में मौजूद थी। इसकी तुलना हम आज के बोलीविया से कर सकते हैं। वहां लगभग 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती थी। ये पॉपुलेशन उस वक्त की 3 सभ्यताओं, जो कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट और पुराने चीन को मिलाकर जितनी पॉपुलेशन थी उससे भी कहीं ज्यादा थी। हड़प्पा की खोज के लगभग 100 सालों बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे में दूसरे बड़े शहर, जिसका नाम मोहनजोदड़ो, की खोज की गई। मोहनजोदड़ो जिसका मतलब होता है मुर्दों का शहर। इस शहर में लगभग 30 से 35 हजार लोग रहते थे। 2000 बीसी में ये शहर भविष्य का शहर था। इस शहर के लोगों ने टॉयलेट्स का इन्वेंशन किया था। ये महज आपके घर के पीछे को कोई खड्डा नहीं था, बल्कि एक पूरा कमरा हुआ करता था और वो शहर के ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था। शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। नीचे का भाग रहिवासियों के लिए था। रास्ते उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाते थे। घर के बाहर मिट्टी के कूड़ेदान रखे गए थे जिसमें कचरा डाला जा सके। ऊपर के भाग में सिटाडेल यानी व्यापारिक केंद्र था, जहां पब्लिक वाटर टैंक और सार्वजनिक स्नानगृह, धान्य भंडार आदि शामिल थे। पब्लिक वाटर टैंक 12 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे थे। पकी हुई ईंटों को नेचुरल टार से जोड़कर ये पब्लिक वाटर टैंक बनाए गए थे। बारिश के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन उसके पास रखे गए थे। स्वच्छ और ताज़ा पानी अंदर आने के लिए डक्ट का इस्तेमाल किया गया था और गंदा पानी जाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम का उपयोग किया गया था, जिस कारण टैंक के अंदर का पानी हमेशा ताज़ा रहता था। और ये उस वक्त किया गया था जब लोगों को लोहा कैसे पिघलाया जाता है इसका भी ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता का अपना एक लिखने का तरीका था। वैज्ञानिकों के हाथ उस वक्त के सिरेमिक टेबलेट्स मिले जिन्हें सील्स कहा जाता है। इस टेबलेट्स में अनेक जानवर, भगवान और चिन्ह मौजूद है जिनका मतलब अभी तक निकाल पाना संभव नहीं हुआ है। साइंटिस्ट अभी तक यही समझ पाए हैं कि लिखावट राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है।
लेकिन इन रहस्यमय हेरोग्राफ और टेबलेट्स के बनाने के पीछे का मकसद अभी तक एक गूढ़ पहेली बना हुआ है। ये सिर्फ एक पहेली नहीं है जिसे हड़प्पा सभ्यता ने पीछे छोड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो का शहर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। हिस्टोरियन ने पहले समझा कि ये किसी अनुमानित खतरे में लोग सिटाडेल में शरण ले सके इसलिए बनाया गया होगा। लेकिन ये बाढ़ से बचने के लिए था, न कि किसी शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए। सिंधु सभ्यता में न तो किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिले, न ही सैनिक। इसका अर्थ ये है कि वहाँ के लोग दुनिया से कटकर नहीं बल्कि पड़ोसियों के साथ एक्टिव ट्रेड करते थे। उदाहरणार्थ 2600 बीसी में मेसोपोटामिया में मिले टेबलेट्स दूरदराज इलाकों में होने वाले व्यापार की जानकारी देते हैं। सोना, चांदी, तांबा और नीलम दूर दूर से मेसोपोटामिया में लाए जाते थे। इसका मतलब कि उनके पास वाणिज्यिक जहाजी बेड़े, बड़े समृद्ध शहर और मेटल की खानें तो थी, लेकिन कोई सेना नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने समृद्ध शहर पर इतने लंबे समय तक कभी किसी ने कोई आक्रमण न किया हो? ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु संस्कृति के लोग कूटनीति में माहिर थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु संस्कृति, जो कि अपने समय से बहुत आगे थी, इन्होंने कूटनीति के माध्यम से बाकी दुनिया से अच्छे संबंध बनाए रखे थे। लेकिन इसके बावजूद 1300 बीसी में हुए विनाशकारी विपदा से वो खुद को नहीं बचा पाए। सिंधु संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई, बाकी बचे शहर के अवशेष और गूढ़ टेबलेट। लेकिन पूरी सभ्यता अचानक से कैसे गायब हो गई? शास्त्रज्ञ भी इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं निकाल पाए हैं कि अचानक से सिंधु सभ्यता कैसे खत्म हो गई। कुछ शास्त्रज्ञ उस नदी को दोषी मानते हैं जो सूख रही थी, जिसके कारण सूखा पड़ गया था और सिंधु संस्कृति के लोग गंगा के तट पर जाने के लिए मजबूर हो गए और वे लोग अनेक वर्षों के गुजरने से वहां की सभ्यता के साथ मिक्स हो गए। दूसरी थ्योरी के अनुसार ईंटों को पकाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए और जब जंगल खत्म हुए तो वहां की जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो गई। खेत में अकाल पड़ने लगा, जिसके कारण उन्हें वहां से निकलना पड़ा। लेकिन सारी थ्योरीज में कुछ खामियां भी थी। खुदाई में इसके कोई सबूत नहीं मिल पाए। पुराणों में सरस्वती नदी का जिक्र पाया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसका उगम कहाँ से था। दूसरी ओर खोजकर्ताओं को कुछ सनसनीखेज जानकारियां मिली। सन 1922 में खोजकर्ताओं को निचले हिस्से में 40 कंकाल मिले। उनमें से कुछ कंकाल रहस्यमय तरीके से, अनैसर्गिक तरीके से पड़े मिले, जैसे कि उनकी मौत अचानक से हुई हो। लेकिन ये बस इतना ही नहीं था। सन 1977 में डेविड डेवनपोर्ट को खुदाई के दौरान 50 मीटर व्यास वाला एक खड्डा मिला। उसके अंदर के सारे पत्थर पिघले हुए थे और कांच जैसे टुकड़ों के आकार में थे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब अत्यधिक तापमान हो, कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब। कोई ऐसा सोच सकता है कि मोहनजोदड़ो में एक भयानक विस्फोट हुआ हो, इतना भयानक जैसे कि कोई न्यूक्लियर विस्फोट, और ये सच में हुआ होता प्रतीत होता है। आर्कियोलॉजिस्ट जब राजस्थान में खुदाई कर रहे थे तब उन्हें रेडियोएक्टिव धूल के कणों की एक परत मिली जो कि मोहनजोदड़ो से महज 700 किलोमीटर दूर थी। हो सकता है कि रेडियोएक्टिव बादल, जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, वहां से निकले हो और इतनी दूर आए हो। इसके अलावा रेडिएशन के सबूत भी शहर के अंदर पाए गए। कुछ कंकालों में रेडिएशन के अवशेष मिले जो कि नॉर्मल से 50 गुना ज्यादा थे। महाभारत में ब्रह्मास्त्रों का वर्णन किया गया है जो विनाशकारी विस्फोट कर सकते हैं और उनसे 10,000 सूरज की गर्मी उत्पन्न हो सकती है जो पूरे राष्ट्र को खत्म कर सकती है।
सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, वो भी आज से हजारों साल पहले। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? गैबन में स्थित ओक्लो यूरेनियम डिपॉजिट की तरफ अगर हम एक नज़र डालें तो शायद हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। सन 1972 में फ्रांस में स्थित यूरेनियम डिपॉजिट प्लांट में काम कर रहे वर्कर्स ने पाया कि ओक्लो माइन से आया हुआ यूरेनियम डिपॉजिट थोड़ा सा अलग है। पृथ्वी पर स्थित हर एक यूरेनियम डिपॉजिट में यूरेनियम की मात्रा एक सरीखी होती है। खुदाई के दौरान जितना भी मटेरियल निकलता है उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा 0.720%, लेकिन ओक्लो में स्थित यूरेनियम डिपॉजिट में ये प्रमाण 0.717% था। इसका मतलब लगभग 200 किलो यूरेनियम गायब था। ये इतना अमाउंट है जिससे कि लगभग 5 यूरेनियम बम बनाए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इतना यूरेनियम आखिर गया कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ के प्रोफेसर पॉल कुरोड़ा ने कैलकुलेट किया कि आज से लगभग 2 अरब साल पहले डिपॉजिट्स में यूरेनियम का परसेंटेज लगभग 3% के करीब था। ये इतना अधिक था कि ओक्लो माइन को एक नेचुरल रिएक्टर में तब्दील कर सके। कुरोड़ा ने तर्क लगाया कि ऐसे रिएक्टर एक साइकिल में काम करते हैं। जब जमीन के अंदर का पानी डिपॉजिट तक पहुंचता है तो ये साइकिल आधे घंटे के लिए शुरू होती है। जैसे ही रिएक्टर गर्म होता है पानी भाप बनकर उड़ जाता है और प्रक्रिया रुक जाती है। लगभग 2.5 घंटे बाद ये साइकिल फिर से शुरू होती है। ये साइकिल 5 लाख साल तक चली थी और इस दौरान लगभग 10 टन 235 ओक्लो नेचुरल रिएक्टर में खत्म हो गया। अगर हम यह मान ले कि ऐसा ही कोई नेचुरल रिएक्टर मोहनजोदड़ो के नज़दीक था जिसमें ये विस्फोट हुआ होगा और जिसके कारण समूची इंडस सिविलाइजेशन खत्म हुई होगी। लेकिन ये बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। सिंधु कथाएं एक शक्तिशाली विस्फोट से बहुत ज्यादा कुछ बताती है। भारत में दिव्यास्त्रों के प्रयोग के बारे में बताया गया है जो कोई शक्तिशाली विस्फोट कर सकते हैं। उसके साथ ही उन दिव्यास्त्रों के प्रयोग के बाद होने वाले सहार की भी बात करते हैं, जैसे कि सहार के बाद बचे हुए लोगों के बाल और नाखून झड़ना और पैर प्रदूषित होना। लेकिन क्या होगा अगर मोहनजोदड़ो में हुआ विस्फोट खाली एक एक्सीडेंट न हो तो? सिंधु संस्कृति नष्ट होने के 1000 साल बाद मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक ने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। सम्राट अशोक का मानना था कि भूतकाल का अगूढ़ ज्ञान उसके साम्राज्य को खत्म कर सकता है। इस तरह का अगूढ़ ज्ञान सामान्य लोगों से दूर रहे, इसीलिए उन्होंने 9 लोगों की मदद ली। इन 9 लोगों को उसने 9 अलग अलग किताबें लिखने के लिए कहा। वो किताबें थी सूक्ष्म जीव शास्त्र, गुरुत्वाकर्षण, समाजशास्त्र, प्रोपेगंडा, प्रकाश, संचार, रसायन शास्त्र, कोस्मोलॉजी और फिजियोलॉजी। इन किताबों में जो ज्ञान लिखा गया था वो अपने समय से कहीं अधिक आगे का था। वो आज के साइंटिस्ट की समझ से भी कहीं अधिक आगे का था। फिजियोलॉजी की बुक्स टच ऑफ डेथ करती है, जिससे किसी को भी एक सिंगल टच से मार गिराया जा सकता है। ये किताबें ही आज के जुडो कराटे का मूलभूत सिद्धांत बनी है। संचार की किताबों से जानकारी मिलती है कि उन 9 लोगों को ये जानकारी थी कि एलियन का अस्तित्व है। प्रकाश के ऊपर की किताबें ये जानकारी देती है कि प्रकाश को किस तरह से हथियार के रूप में उपयोग किया जा सके। चाइना भी क्लेम करता है कि एंटी ग्रेविटी के लॉज को उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन रोमांचक यह है कि उन 9 लोगों को रेडिएशन के बारे में और उसे अपने फायदे के लिए किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है, इसकी जानकारी थी।
सन 1879 में फ्रेंच राइटर लुइस जकोलियोट ने एक किताब लिखी जिसका नाम था भारत का रहस्यमय शास्त्र। उस किताब में ये लिखा था कि किस तरह से भारत के लोग रेडिएशन की मदद से पानी को साफ करते थे। लेखक का मानना था कि गंगा नदी इसका प्रमाण है। जकोलियोट का मानना था कि भले ही हर तरह का गंदा पानी गंगा नदी में आता हो, लेकिन गंगा नदी हमेशा स्वच्छ रहती है। आज की रिसर्च भी इस दावे को पुख्ता करती है। उदाहरण के तौर पर आईआईटी रूरकी के हाइड्रोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर भी इसका कारण देते हैं कि गंगा के पानी में दुनिया के किसी भी नदी के तुलना में 25% अधिक ऑक्सीजन मौजूद है। गंगा के पानी में ऐसा कुछ तो है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है और पानी को साफ करता है, लेकिन वो क्या है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। क्या होता अगर उन 9 लोगों के पास रेडिएशन के बारे में की जानकारी सच में होती और उन्होंने ये जानकारी किसी बुक में लिखी हो? अगर ऐसा हुआ हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि सिंधु सभ्यता को रेडियोएक्टिव डीके और रेडिएशन को अपने फायदे के लिए यूज करना आता हो। ऐसा हो सकता है कि लोगों ने सिर्फ पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग न किया हो। अगर सिंधु सभ्यता के लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन तो बहुत सारी चीजें जैसे कि किसी भी आर्मी या सुरक्षा का सिंधु संस्कृति में अस्तित्व न होना इसका कारण मिल सकता है। वैसे भी अगर आपके पास ऐसा हथियार हो जिससे आप पल भर में किसी भी आर्मी का खात्मा कर सकते हो तो आपको कोई बड़ी दीवार या बड़ी आर्मी की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन सिंधु सभ्यता के पास एक्सप्लोजन के बाद पड़ने वाला खड्डा क्या बताता है? क्या उनके दुश्मनों के पास भी ऐसे हथियार थे? वास्तव में सिंधु सभ्यता के अनेकों अद्भुत आविष्कारों को देखकर यह पता चलता है कि न्यूक्लियर वेपन एक मिथक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर पुराणों में ऐसे उड़ने वाले जहाजों के बारे में बताया गया है जिससे अंतरिक्ष की यात्रा की जा सकती है, उन्हें विमान कहा गया है। 800 से 300 बीसी पूर्व रामायण में उड़ने वाले रथों के बारे में लिखा गया है। विमानों के बारे में उल्लेख है कि ये एक पिरामिड के आकार वाले गोल पृष्ठभूमि वाले थे। अंदर के भागों को अनेक लेवल में विभाजित किया गया है और ऊपर में गुंबद था। पुराणों में लिखा है कि विमान वायु की तेजी से उड़ सकते हैं और उड़ते वक्त एक सुमधुर ध्वनि की निनाद करते हैं। असल में अनेक प्रकार के विमान थे जो कि अलग अलग शेप और अलग अंदरूनी सजावट के साथ थे। कुछ भारतीय मंदिर भी बाहर से उन विमानों के आकार जैसे हैं। शायद लोगों ने उड़ते विमानों को देखा हो और उनका इमारतों में रिफ्लेक्ट किया हो। स्थानिक लोगों द्वारा ये मानना है कि विमानों को उपयोग स्वयं भगवान द्वारा किया जाता होगा। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कांजीलाल, जो कि प्राचीन भाषा के अभ्यासक है, उनके अनुसार विमान वास्तव में थे। उनके अनुसार विमान मेरकुरी से चलते थे। जब मेरकुरी को गर्म किया जाता था तो मेरकुरी अपने साथ गर्मी को भी बहा ले जाती थी, जिसके कारण टरबाइन घूमते थे और पैदा होने वाली ऊर्जा को उड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता था। महाभारत को 400 बीसी से 400 एडी के बीच में लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था कि विमान प्रकाश की मदद से उड़ते थे। ये रथ ना ही सिर्फ उड़ते थे बल्कि वातावरण के ऊपरी सतह में जाते थे, कभी कभी तो अंतरिक्ष तक जा सकते थे। पुराणों के आधार से हमें ये पता चलता है कि भगवान इसे चांद तक जाने के लिए उपयोग करते थे। भले ही ये कहानी हो, लेकिन चांद पर समय समय पर अजीब कलाकृतियां पाई गई। उदाहरण के तौर पर जब 1971 में जब अपोलो 14 ने चांद की जमीन से कुछ सैंपल इकट्ठा किए थे, तब उन नमूनों में एक टुकड़ा धरती पर से आए किसी वस्तु का था। डेविड क्रैक के अनुसार वो पत्थर हमारे पृथ्वी पर लगभग 4.5 अरब साल पहले पाया जाता था। सवाल यह है कि वो चांद पर कैसे पहुंचा?
इस प्रश्न का उत्तर कोई साइंटिस्ट ठीक ठीक नहीं दे पाया। एक सामान्य बिलीफ द्वारा यह माना गया कि 1500 लाख साल पहले किसी मीटियोराइट की टक्कर से वो पत्थर वहां जा गिरा होगा, या शायद वे 9 लोग वहां पर विमान के द्वारा गए हो। लेकिन अगर आप अब भी ये संदेह जताते हो कि विमान असल में मौजूद थे या नहीं और वो अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते थे या नहीं, तो स्पेस एक्स ने बनाए हुए ड्रैगन एयरक्राफ्ट को देख लीजिए। वो एयरक्राफ्ट प्राचीन भारत में उड़ने वाले रथों की तरह ही है। लेकिन पुराणों के अनुसार विमान सिर्फ हवा में उड़ने और अंतरिक्ष की सैर करने के लिए नहीं थे। इनमें से कुछ शस्त्रों की तरह भी उपयोग में लाए जाते थे और हवा से जमीन पर वार करने के लिए बनाए गए थे। ऐसा घातक हथियार जिसके पास बहुत सारी ऊर्जा थी और पीछे छोड़ जाती थी धुएं का गुब्बार और हजारों सूरज की गर्मी। एक हथियार जो पूरी संस्कृति को नष्ट कर सकती थी। एक विमान जो हवा में उड़ सकता था और शत्रु शहर पर न्यूक्लियर बम गिरा सकता था। शायद सुनने में बड़ा बहुत बढ़िया लगता हो, लेकिन पुराणों में ऐसा ही वर्णन है। इसका मतलब है कि आज से 1000 साल पहले शायद इंसान चांद पर जा सकता था और न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता था।